नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रुचि विहार क्लासेस में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है 2 फरवरी को, ठीक है, कितना 2 फरवरी को हम सभी का यानी कि आर्ट्स वालों का भी और कॉमर्स वालों का भी दोनों का सेकंड सिटिंग में इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को थोड़ा सा लिख लिख के यानी कि पूरा डिटेल में बताता हूँ ताकि आपके मन में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, देखो आप सभी ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको इकोनॉमिक्स में प्यारे बच्चों अच्छे अंक से पास होना है तो, क्योंकि ये वीडियो दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों के लिए, किसके लिए? आर्ट्स वालों के लिए भी और कॉमर्स वालों के लिए भी। ठीक है, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप सभी को थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ क्यों। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, आप सभी को मालूम है 2 फरवरी को, ठीक है, एक सेकंड मैं आप सभी को बता देता हूँ। 2 फरवरी को हम सभी का सेकंड सिटिंग में इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। ये तो सभी बच्चे को मालूम है। अरे साथियों, क्या आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, यहाँ देखो मैं आप सभी को पूरा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, क्या आपको एक सबसे जरूरी यानी कि इंपॉर्टेंट बात मालूम है? आखिर 2026 के बोर्ड एग्जाम में प्यारे बच्चों इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न कौन से हो सकते हैं? नहीं मालूम होगा। भले ही 2-4 बच्चे को मालूम होगा कि ज्यादातर प्रश्न किस टाइप का पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको कंफ्यूजन है कि इकोनॉमिक्स में प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न कौन से हो सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में आपको इकोनॉमिक्स का ऐसा क्वेश्चन दिखाया जाएगा जिनको आपने इनसे पहले कभी नहीं देखा होगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं प्यारे बच्चों, यहां से आप सभी को 15-20 क्वेश्चन, मैं गारंटी लेता हूं 100%। अगर आप सभी इस क्लास को पूरा अच्छे से देख लिए तो यहां से आपका 15-20 क्वेश्चन बन जाएगा। 100% मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, जितने बच्चे 2026 में एग्जाम देंगे ना, उनके पास जिनका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, उनके साथ प्यारे बच्चों क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आप सभी को 100% प्यारे बच्चों क्लास में सब क्वेश्चन याद करवा दूंगा। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, बहुत बच्चे के मन में डाउट होगा कि सर क्वेश्चन को समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखो, क्वेश्चन को समझा सकता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को अभी फिलहाल प्यारे बच्चों देखो, क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आप सभी अभी समझो मत। ठीक है, क्वेश्चन को डायरेक्ट दिमाग में फिक्स कर लो, क्योंकि कितना समय हम सभी के पास? लगभग 18-20 दिन का समय हम सभी के पास बचा हुआ है। ठीक है, 18-20 दिन में आप सभी क्या करोगे? क्वेश्चन आंसर को याद करो। ठीक है, अभी समझो मत, क्वेश्चन आंसर को डायरेक्ट याद करो। ठीक है, अभी हम सभी के पास ज्यादा समय नहीं है। ठीक है, देखो मैं आप सभी का टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहता हूँ, और भी आपको काम है और भी आपको तैयारी करना है, मुझे भी अगला वीडियो पर फोकस करना है। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा आप सभी, 1 नंबर में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मैं आप सभी को एक बात फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये वीडियो आर्ट्स वाले विद्यार्थी के लिए भी है एंड कॉमर्स वाले विद्यार्थी के लिए भी है। और आप सभी को मालूम है 2 फरवरी को हम सभी का सेकंड सिटिंग में इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, कॉमर्स वालों का भी एंड आर्ट्स वालों का भी। ठीक है, तो आप सभी तैयार हो क्लास करने के लिए? तो हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को आप सभी ध्यान से देखना, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैं उनको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, समय बहुत कम है। ठीक है, लगभग हम सभी के पास 18-20 दिन का समय है। इसी 20 दिन में जितना घिसोगे उतना चमकोगे। मेरा कहने का मतलब है, जितना मेहनत करोगे उतना मार्क्स लाओगे। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सभी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, और वीवीआई क्वेश्चन का मतलब क्या होता है सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, हम सभी क्वेश्चन को शुरू करते हैं, यानी कि क्लास को शुरू करते हैं। व्यवसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण होते हैं, बहुत ही खास क्वेश्चन है, बहुत ही खास। व्यवसायिक बैंक क्या होता है? तो एक दुकान की तरह होता है। ठीक है, जिसमें लोग अपनी बचत को सुरक्षित रखते हैं, यानी कि जमा करते हैं। ठीक है, और कुछ ब्याज पर पाते हैं। ठीक है, कुछ ब्याज पर पाते हैं। शायद आप सभी एक नाम सुने होंगे, सेविंग अकाउंट। ठीक है, सेविंग अकाउंट, ठीक उसी तरह ये व्यवसायिक बैंक भी काम करता है। ठीक है, आप सभी याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उनके द्वारा प्राप्त जमा राशि से अधिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों 100% राइट आंसर है। व्यवसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण होते हैं, तो उनके द्वारा प्राप्त जमा राशि से अधिक। और व्यावसायिक बैंक क्या होता है? आप सभी को मालूम चल गया, एक दुकान की तरह होता है। ठीक है, आप सभी नाम सुने होंगे सेविंग अकाउंट। ठीक है, सेविंग अकाउंट में होता है क्या है, आप सभी पैसा जमा करोगे तो आगे चल के यानी कि 1-2 साल के बाद आप सभी कुछ ब्याज के साथ उनको प्राप्त यानी कि ज्यादा पैसा ले पाओगे। ठीक है, देखो व्यावसायिक बैंक अपनी कुल जमा राशि से अधिक ऋण देता है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उनके द्वारा प्राप्त जमा राशि से अधिक। क्वेश्चन को अच्छे से देखो। ठीक है, वीडियो को रोक लो लेकिन अच्छे से क्वेश्चन को देख लो। समय बहुत कम है प्यारे बच्चों, अपने माँ बाप का नाम बचा लो। अगर आपको अच्छे अंक से पास होना है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जिनको नहीं करना है उनका आपका अपना मर्जी है। ठीक है, हम सभी क्लास को तो पूरा अच्छे से पढ़ाई करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, 18-20 दिन का समय है, हम सभी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, जिनको पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उनके द्वारा प्राप्त जमा राशि से अधिक। याद हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी क्या है। ठीक है, देखो शाख निर्माण निम्नलिखित में से, ठीक है, शाख निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? प्यारे बच्चों 2 नंबर में प्रश्न क्या है?
क्वेश्चन को ध्यान से देखो, याद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो प्यारे बच्चों। देखो मैं आप सभी को पूरा क्वेश्चन को अच्छे से समझा भी सकता हूँ, विस्तार से समझा सकता हूँ, लेकिन समय नहीं है प्यारे बच्चों, इसलिए ठीक है माफी चाहता हूँ। शाख निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? मालूम है आप सभी को? दो का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी व्यवसायिक बैंक के द्वारा किया जाता है प्यारे बच्चों। आप सभी याद रखिएगा, शाख निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो व्यवसायिक बैंक के द्वारा किया जाता है। याद हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से देख लो, वीडियो को रोक के क्वेश्चन को पढ़ लो, आंसर को नोट कर लो। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? बहुत ही खास क्वेश्चन, बहुत ही खास क्वेश्चन का मतलब जानती हो आप सभी? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ऐसा कोई साल नहीं होगा जिनमें यह क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। भारत का केंद्रीय बैंक, सॉरी, भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? तो भारत का केंद्रीय बैंक प्यारे बच्चों आरबीआई को, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक को ही कहा जाता है। ठीक है, यहां से 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आरबीआई या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, आरबीआई का फुल फॉर्म भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी प्यारे बच्चों। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, 3 नंबर तक का प्रश्न आप सभी को याद हुआ कि नहीं? कमेंट में बताओ आप सभी को 3 नंबर तक का प्रश्न याद हुआ कि नहीं। ठीक है, अच्छे से देखो प्यारे बच्चों, पूरा डिटेल में हम सभी पढ़ेंगे। थोड़ा सा मेरा आवाज आपको थोड़ा सा भारी लगेगा। ठीक है, मेरा आवाज पे फोकस मत करिएगा, मेरा तबियत थोड़ा सा खराब है, मैं फिर भी लेकिन वीडियो बनाता हूँ। किन के लिए? सिर्फ आपके लिए। ठीक है, बस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? एग्जाम आते आते मैं आप सभी को और भी क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन खास करके। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है प्यारे बच्चों? आरबीआई। ठीक है, 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक को ही केंद्रीय बैंक कहा जाता है। ठीक है, चलिए कितना सरल भाषा में मैं आप सभी को बता रहा हूँ। देखो 4 नंबर में द जनरल थ्योरी, देखो प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन, प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, पुस्तक के लेखक कौन है? एक पुस्तक है प्यारे बच्चों, यानी कि एक किताब है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। पुस्तक के लेखक कौन है? मालूम है? ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, J.M. किन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 100% राइट आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत। ठीक है, अभी ठंडी का समय है, आपके मन में डाउट होगा कि सर ठंडी लग रहा है, पढ़ाई कैसे करें? तो प्यारे बच्चों, अगर आप बिछावन पे हो, ठीक है, बिछावन पे भी हो ना, तो सूत के मत पढ़ो। ठीक है, लेट के मत पढ़ो, बैठ के पढ़ाई करो। ठीक है, अगर आपको नींद आने लगता है तो इधर से उधर थोड़ा मोड़ा टहल लो, अच्छा से गाना सुन लो, स्लो लोफी गाना सुन लो। अरिजीत सिंह का ढेर सारा गाना है। ठीक है, अभी फिलहाल में धुरंधर मूवी का 2-4 गाना पूरा हिटिंग में चल रहा है, यानी पूरा ट्रेंडिंग में चल रहा है। ठीक है, हमको भी काफी मजा आ रहा है सुनने में। चलिए, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के पुस्तक के लेखक कौन है? तो J.M. किन्स। ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों 100% परफेक्ट आंसर है। चलिए, याद हो गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर में। बजट में राजस्व घाटा का बजट में राजस्व घाटा क्या दर्शाता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, मैं पानी पीता हूँ, आप सभी क्वेश्चन को फिलहाल के लिए पढ़ो और कमेंट में बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर आखिर हो क्या सकता है। ना तो कार। चलिए, क्वेश्चन क्या है 5 नंबर में, मैं बताता हूँ। ठीक है, बजट में राजस्व घाटा क्या दर्शाता है? तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की अधिकता। ध्यान से देख लो। ठीक है, ऑप्शन में भी आप सभी को ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा। बजट में राजस्व घाटा क्या दर्शाता है? तो राजस्व प्राप्ति पर राजस्व व्यय की अधिकता। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, 100% मैं आप सभी को सभी क्वेश्चन का सही आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की अधिकता। ठीक है, इनसे पहले मैंने 1-2 और इकोनॉमिक्स पर वीडियो बनाया था, अगर आप सभी देखना चाहते हो तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप सभी देख लेना। ठीक है, फिर बच्चों मैं आप सभी को एक बात बताना भूल गया, अगर आप सभी अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन क्यों किया जाता है? वहां पर आप सभी को अपडेट मिलेगा कि कब क्लास होगा, कब क्लास नहीं होगा, है कि नहीं। वहां पर आपको शॉर्ट में यानी कि क्विज देखने के लिए मिलेगा, क्विज बोला जाता है उसको। और आप सभी को अगर इंस्टाग्राम पर अगर आप सभी को कुछ भी पूछना है, फिर बच्चों अगर आप सभी को किसी भी तरह सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी बातचीत करना है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और भी अनेक महत्वपूर्ण वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सिर्फ जाकर के चेक कर सकते हो। ठीक है, आपको जो पसंद आए वो कर सकते हो। बजट में राजस्व घाटा क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की अधिकता। ऑप्शन नंबर बी पर 100% राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाओ। ठीक है, एमपीसी, ठीक है, एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान हमेशा किसके बीच होता है? बहुत ही खास क्वेश्चन प्यारे बच्चों, गर्दन दर्द कर रहा है यार। 6 नंबर में प्रश्न क्या है? एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान हमेशा किसके बीच होता है? बहुत ही खास क्वेश्चन है, बहुत ही खास। चलिए बताइए। 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 0 से 1 के बीच प्यारे बच्चों, यानी कि 0 से अधिक 1 से कम। 0 से अधिक अगर आपको ऑप्शन में दे 0 से अधिक 1 से कम तो बेझिझक टिक मार दीजिएगा।
प्लस नंबर, एक प्लस नंबर आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान हमेशा किसके बीच होता है? तो 0 से अधिक, 1 से कम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 100% राइट आंसर है। चलिए बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर में, जब अर्थव्यवस्था में मांग की कमी होती है, जब अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था का इंग्लिश इकोनॉमिक्स, जब अर्थव्यवस्था में मांग की कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ बस। जब अर्थव्यवस्था में मांग की कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि अस्फीति, क्या लिखा हुआ है, सॉरी क्या लिखा हुआ है? अस्फीतिक अंतराल। ठीक है, ओ अस्फीतिक अंतराल, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर प्यारे बच्चों। ठीक है, ओ अस्फीतिक अंतराल। ठीक है, देखो हाँ, साइकोलॉजी सब्जेक्ट और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में थोड़ा सा नाम जो है ना डिफिकल्ट नाम रहता है। ठीक है, थोड़ा सा भारी भारी नाम रहता है, कोई भी व्यक्ति पढ़ने में कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम सभी एनालाइज कर लेंगे, यानी कि हम सभी मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, जब अर्थव्यवस्था में मांग की कमी होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो अस्फीत अंतराल। ठीक है, अस्फीत, अस्फीतिक। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है? स्फीतिक, यानी कि अस्फीतिक अंतराल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों 100% राइट आंसर है। ठीक है, ध्यान से देख लो, ऑप्शन में ऐसा ही रहेगा आप सभी को, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, अस्फीतिक अंतराल, अस्फीतिक अंतराल। ठीक है, पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर क्या होता है? प्रत्यक्ष कर प्यारे बच्चों इनकम टैक्स। ठीक है, देखो प्रत्यक्ष कर प्यारे बच्चों, जैसे मान लो हम पर, देखो इस क्वेश्चन का मतलब समझाने में आपको टाइम लगेगा। ठीक है, समझा देता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में। देखो प्रत्यक्ष कर क्या होता है? प्रत्यक्ष कर प्यारे बच्चों, जैसे मान लो हम पर इनकम टैक्स लग गया। ठीक है, प्रत्यक्ष कर जैसे मान लो हम पर लगा तो हमको ही उनका चुकाना पड़ेगा पैसा, जितना लगा इनकम टैक्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारे बदले में कोई और पैसा दे देगा तो चलेगा। हाँ, ऐसा नहीं चलेगा प्रत्यक्ष कर में, यानी कि इनकम टैक्स में। ठीक है, प्रत्यक्ष कर में अगर तुम पे टैक्स लगा है तो तुमको ही पे करना पड़ेगा, दूसरा व्यक्ति तुम्हारे बदले नहीं कर सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आयकर, यानी कि इनकम टैक्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर बराबर आयकर, यानी कि इनकम टैक्स। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय आय, जिसे शॉर्ट में एनआई के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय आय एनआई की गणना में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है प्यारे बच्चों? बताइए, राष्ट्रीय आय एनआई की गणना में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पुरानी वस्तु की बिक्री से प्राप्त लाभ को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। राष्ट्रीय आय एनआई की गणना में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? पुरानी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त आय को। ठीक है, कभी शामिल नहीं किया जा पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, हम सभी एक सेकंड। चलिए 10 नंबर है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा, मुद्रा आप तो आपसे भी जानते होंगे पैसा। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? बताइए। विनिमय का माध्यम। ठीक है, विनिमय का माध्यम। अब विनिमय का माध्यम क्या होता है बताइए आप सभी, अगर आप सभी को जानकारी है विनिमय का माध्यम क्या होता है, आप सभी कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक है, चलिए आप सभी को शायद मालूम नहीं है कि विनिमय का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को भी मैं आप सभी को थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, देखो मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? क्वेश्चन का कहने का मतलब है प्यारे बच्चों 1800 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद ये आपको याद होगा। ठीक है, मेरा चेहरा आपको दिखाई तो नहीं देता होगा। ठीक है, कि मैं आप कैसा बोल रहा हूँ आप सभी को सुनाई देगा। अगर आप सभी मुझको देखना चाहते हो ना तो इंस्टाग्राम पे मेरा फोटो है, आप सभी देख सकते हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन का कहने का मतलब है मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। क्वेश्चन का कहने का मतलब है यानी कि 1700 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में जब किसी चीज की नीड होती थी, कोई व्यक्ति को कोई चीज चाहिए होता था, जैसे उनके घर में चावल खत्म हो गया, इसे समझो। जैसे उनके घर में, जैसे मैं 1600 ईस्वी यानी कि 1600 की ईस्वी के एक व्यक्ति हूँ। ठीक है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, थोड़ा सा समझ लो, एनालाइज कर लो। ठीक है, देखो जब 1600 व्यक्ति की, ऐसे समझो प्यारे बच्चों, बहुत पुरानी सभ्यता में यानी कि पहले के जमाने में अगर कोई व्यक्ति को किसी चीज की नीड होती थी, जैसे मान लो उनके घर में चावल खत्म हो गया। ठीक है, तो उनको चावल कैसे मिलेगा? पहले के जमाने में तो पैसा होता नहीं था, कि टका होता नहीं था, मुद्रा मतलब पैसा रुपया होता तो नहीं था। ठीक है, देखो पहले के जमाने में होता क्या था प्यारे बच्चों, अगर तुमको चावल की नीड है, ठीक है, अगर हमको गाय की नीड है, ठीक है, हमको गाय चाहिए, तुमको चावल चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हारे पास गाय है और हमको गाय की जरूरत है, ठीक है, तो तुम मुझे गाय दे दो, मैं तुम्हें चावल दे दूंगा। अगर मेरे पास चावल है ज्यादा, उस व्यक्ति को तुमको ढूंढना पड़ता, उस समय प्यारे बच्चों उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था कि जैसे मान लो उनको गाय चाहिए, हमको क्या चाहिए, उनके पास वो उपलब्ध भी हो, उपलब्ध भी हो। ठीक है, उसके बाद ही सोचो कितनी बड़ी बात थी प्यारे बच्चों, आपसे भी समझ रहे होंगे ना। ठीक है, इसलिए तबीयत थोड़ा सा खराब है, इसलिए मैं बोलते बोलते हिचकिचा जाता हूँ, कोई बात नहीं, समझ रहे होंगे। ठीक है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है विनिमय का माध्यम। ठीक है, अगर तुमको चावल चाहिए तो, अगर तुमको चावल चाहिए तो मुझसे चावल लेने के लिए, जैसे मुझे गाय की जरूरत है तो तुम मुझे गाय दो, मैं तुम्हें चावल दे दूंगा उनके बदले। ठीक है, क्योंकि पहले के जमाने में तो रुपया पैसा होता नहीं था। ठीक है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य था विनिमय का माध्यम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएंगे 10 का। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यापार संतुलन में क्या शामिल होता है? 11 नंबर में क्वेश्चन है, व्यापार संतुलन में क्या शामिल होता है? तो केवल वस्तुओं का निर्यात एवं आयात,
और निर्यात आयात का मतलब क्या होता है आप सभी अच्छे से जानते हैं, ठीक है। आयात का मतलब कोई देश से हम कोई सामान मंगाए तो आयात, निर्यात यानी कि इधर से भेजे तो निर्यात। व्यापार संतुलन में क्या शामिल होता है, केवल वस्तुओं का निर्यात एवं आयात। ऑप्शन नंबर बी 100% राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 12, समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का संबंध किससे है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से। भारत में एक, देखो क्वेश्चन को प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन का भी जानना जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के बारे में भी जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है। देखो प्यारे बच्चों थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। भारत में 1 रुपया का नोट जो है ना, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है, ठीक है। भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। अब देखो वित्त मंत्रालय का काम क्या होता है, वित्त मंत्रालय के प्यारे बच्चों काम होता है एक साल में शिक्षा को लेकर के, सरकारी हॉस्पिटल को लेकर के कितना खर्चा आएगा, इनका रेख देख यानी कि देख रेख इनका कौन करता है, तो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय करता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन हमसे से पूछ रहा है 13 नंबर में, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब क्यों होगा बी ये बताता हूँ, ठीक है। देखो सिक्का वाला पैसा जितना होता है, जैसे 1 टकिया 2 टकिया 5 टकिया 10 टकिया 20 टकिया, अभी तो हम सभी को 20 टकिया भी चलता है सिक्का वाला, ठीक है। ये सभी को कौन जारी करता है, तो वित्त मंत्रालय यानी कि भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है, ठीक है। और कागज वाला पैसा जितना होता है ना, उनको कौन छापता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक छापता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। मैंने आप सभी को बता दिया, कागज वाला जितना पैसा होता है, पेपर वाला कागज वाला, उनको कौन छापता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक छापता है। और सिक्का वाला पैसा जितना भी होता है ना, उनको वित्त मंत्रालय छापता है। याद हो गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है, तो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है, ठीक है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन हमारे बी हो जाएंगे। चलिए याद हो गया। निवेश गुणांक का सूत्र क्या है, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, के इक्वल टू 1, इसको क्या बोलते हैं, इनको इस चिन्ह का नाम क्या है शायद, स्लैश, हाँ स्लैश, ये इक्वल टू 1 स्लैश ब्रैकेट ऑन 1 माइनस एमपीसी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छे से देख लो, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। निवेश गुणांक का सूत्र होता है के इक्वल टू 1 स्लैश ब्रैकेट ऑन 1 माइनस एमपीसी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मेरे बच्चों, अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, घिसावट व्यय किसमें शामिल होता है, घिसावट व्यय क्या है। अब देखो घिसावट, घिसावट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे मान लो हम कोई मशीन खरीदे, कोई 4 चक्का खरीदे, यानी कि स्कॉर्पियो, बोलेरो, महिंद्रा, थार, फॉर्च्यूनर, डिफेंडर, रेंज रोवर, रोल्स रॉयल, आपको जो खरीदना है खरीदना। मैं आपको एग्जांपल की तरह बता रहा हूँ, पूरा डिटेल में बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, मजा आएगा, ठीक है। मैं आप सभी को अपना चेहरा दिखा के पढ़ाता हूँ तो काफी मजा आता है, ठीक है। चलिए देखो घिसावट व्यय क्या होता है। घिसावट व्यय प्यारे बच्चों, जैसे मान लो एग्जाम्पल तौर पर कोई मशीन खरीदे आप, कोई गाड़ी खरीदे, ठीक है। गाड़ी में जो 1 साल में परिवर्तन आएगा, जैसे मान लो कि आपका इंजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, यानी कि इंजन में थोड़ा सा कमी आएगी, इंजन पुराना होगा तो इंजन में कमी तो आएगी। और टायर जो घर के का टायर, रोड पे टायर चलेगा, उनमें भी घिसावट आएगा, यानी कि आपका गाड़ी पुराना हो जाएगा, ठीक है, उनमें बदलाव आएगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों घिसावट, ठीक है। 1 साल में आपका टूट फूट कितना होगा, उसी को बोलते हैं घिसावट, ठीक है। 1 साल में गाड़ी का क्या हाल होगा, क्या चीज में बदलाव आएगा, कितना उसमें खर्चा पड़ेगा, टूट फूट के, सबको बोलते हैं घिसावट, ठीक है। समझ गए होंगे आपसे भी। घिसावट व्यय किस में शामिल होता है बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बताइए। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। बाजार मूल्य पर सफल घरेलू उत्पाद, इसको शॉर्ट में जीडीपीएमपी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। घिसावट व्यय किस में शामिल होता है, बाजार मूल्य पर सफल घरेलू उत्पाद। अगर आप सभी सपोर्ट करोगे तो मैं डिजिटल बोर्ड 100% लाऊंगा, ठीक है। जितने बच्चे 2027 में एग्जाम देंगे ना, उनके लिए तो मैं डिजिटल बोर्ड पे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर आप सभी सपोर्ट करोगे तभी ना प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए हर एक सब्जेक्ट को मैं पढ़ाता हूँ, सिर्फ इंग्लिश को छोड़ करके, ठीक है। जाहिर सी बात है इंग्लिश का नॉलेज नहीं है, थोड़ा मोड़ा है, ऐसा कि नहीं, साफ ही नहीं है। प्रभावी मांग का विचार किसने दिया था, प्रभावी मांग, ठीक है, बताइए। इफेक्टिव डिमांड, ठीक है, इफेक्टिव डिमांड का विचार किसने दिया था प्यारे बच्चों, बताइए। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, जे एम किन्स ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्रभावी मांग का विचार किसने दिया था, जे एम किन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सरकार का कुल व्यय उसकी कुल प्राप्तियों से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन है 17 नंबर में, जब सरकार का, यहाँ देखो, जब सरकार का कुल व्यय उसकी कुल प्राप्तियों से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं। घाटे का बजट प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी घाटे का बजट कहते हैं, ठीक है। ध्यान से देखते जाओ। बैंकिंग प्रणाली में तरलता, तरलता, ठीक है, तरलता को कौन नियंत्रित करता है। बैंकिंग प्रणाली में तरलता को कौन नियंत्रित करता है, तो 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई नियंत्रित करता है, ठीक है, याद रखिएगा। बैंकिंग प्रणाली में तरलता को कौन नियंत्रित करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कहाँ होता है, बताइए। विदेशी विनिमय, ठीक है, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कहाँ पर होता है, तो बताइए। 19 का सही आंसर जी, ऑप्शन नंबर सी, विदेशी विनिमय बाजार में मांग और पूर्ति द्वारा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, मैं पानी पीता हूँ, ठीक है।
चलिए पढ़ लिए। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कहाँ पर होता है? विदेशी विनिमय बाजार में मांग और पूर्ति द्वारा होता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, पूछा जा चुका है, लेकिन 90% चांस है क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा यहाँ से 15-20 क्वेश्चन आपको 2 फरवरी को। अच्छे से देख लो प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। ठीक है, लगभग हम सभी 50 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती वस्तु है? बताइए। निम्नलिखित में कौन सी मध्यवर्ती वस्तु है? बताइए। मध्यवर्ती वस्तु कौन सी इनमें से? ऑप्शन नंबर सी, मिठाई की दुकान द्वारा खरीदी गई चीनी। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन का भी मतलब मैं आप सभी को अच्छे से बता सकता हूँ। ठीक है, मिठाई की दुकान द्वारा खरीदी गई चीनी निम्नलिखित में कौन मध्यवर्ती वस्तु है? देखो प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है, मध्यवर्ती वस्तु का मतलब होता है, जैसे मान लो चीनी जो है ना, चीनी को कोई आ, कच्चा माल बनाकर फायदा उठा सकता है या फिर मुनाफा कमाने के लिए फायदा उठा सकता है, यानी कि दो तरीका से इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए निम्नलिखित में कौन सी मध्यवर्ती वस्तु है? तो ऑप्शन नंबर सी, मिठाई की दुकान द्वारा खरीदी गई चीनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो फ्रेंच, ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच हो जाएंगे। ठीक है, अच्छे से देख लो, मैं आप सभी को बार बार बता रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा खास है। ठीक है, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो फ्रेंच। नेक्स्ट, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है प्यारे बच्चों? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। ठीक है, और आप सभी को ये कमेंट करना है, अगर आप सभी को मालूम है, अगर आप सभी जानना चाहते हो कि 2024 में कब लागू हुआ था भारत में वित्तीय वर्ष, ठीक है, एंड खत्म कब हुआ 2025 में, अगर आप सभी जानने चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। ठीक है, कमेंट जाके पूछ लेना, मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है बताइए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अर्थव्यवस्था में मंदी को दूर करने के लिए कौन सा उपाय किया जाता है? अर्थव्यवस्था में मंदी को दूर करने के लिए कौन सा उपाय किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, आप सभी क्या याद रखोगे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अर्थव्यवस्था में मंदी को दूर करने के लिए कौन सा उपाय किया जाता है? सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना। नेक्स्ट, सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी कि एमपीएस और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी का योग कितना होता है? 25 नंबर में क्वेश्चन है जो क्वेश्चन, लेकिन बहुत खास क्वेश्चन है। सीमांत बचत प्रवृत्ति जिसे शॉर्ट में एमपीएस के नाम से जानते हैं, और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जिसे हम शॉर्ट में एमपीसी के नाम से जानते हैं, बताइए इनका योग कितना होता है? तो आप सभी क्या याद रखोगे? ऑप्शन नंबर बी 1 होता है। ठीक है, 1 होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा 1। 25 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे बच्चों, आप सभी वीडियो को लाइक कर दो जितने बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हो। ठीक है, क्योंकि आप सभी का एक लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं अगला वीडियो बना सकूं। 26 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चर चाहिए संपत्ति प्यारे बच्चों, संपत्ति। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब संपत्ति होता है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य कर रहे। ठीक है, एक सेकंड, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह परिभाषा किसने दी थी? 27 नंबर में जो प्रश्न है ना, बहुत ही खास है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह परिभाषा किसने दिया था? तो बताइए, हार्टले डिवर्स, सॉरी विदर्स, विदर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मैंने बोला ना आप सभी को, साइकोलॉजी में और इकोनॉमिक्स में नाम जो है ना व्यक्ति का कुछ अलग तरीका से नाम रहता है। ठीक है, पुराने से पुराने जमाने का नाम है हार्टले विदर्स। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप सभी एडजस्टमेंट कर लो। ठीक है, हार्टले विदर्स अच्छे से एनालाइज कर लो, दिमाग में फिक्स कर लो, बस नंबर मिल जाएगा। लेकिन यही सब क्वेश्चन पूछता है प्यारे बच्चों। मुद्रा वो है, परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न आप सभी देख रहे हो। ठीक है, मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे, जो परिभाषा किसने दी थी? तो हार्टले विदर्स ने दिया था, यानी कि 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। पुणे रोजगार का अर्थ क्या होता है? पूर्ण रोजगार का अर्थ क्या होता है? आपको पुणे सुना दिया क्या? पुणे नहीं, पूर्ण होता है। ठीक है, पूर्ण यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, बताइए। 28 नंबर में प्रश्न है, पूर्ण रोजगार यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, ऐच्छिक बेरोजगारी का अभाव, यानी कि काम चाहने वाले को काम मिलना, है कि नहीं? 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, 28 का राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी 100% राइट आंसर है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, पूर्ण रोजगार फुल एम्प्लॉयमेंट का अर्थ होता है ऐच्छिक बेरोजगारी का अभाव। ऐच्छिक बेरोजगारी का अभाव का मतलब होगा काम चाहने वाले को काम मिलना, ऐसा नहीं कि फालतू लोगों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। खुली अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र शामिल होता है? खुली अर्थव्यवस्था यानी कि ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र शामिल होता है? बताइए। 29 का जी, 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी विदेशी क्षेत्र होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अच्छे से देख लो प्यारे बच्चों, खुली अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र शामिल होता है? तो विदेशी क्षेत्र शामिल होता है। व्यापारिक बैंकों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यापारिक बैंकों का आप बताओ। मैंने आप सभी को बताया भी था कि व्यापारिक बैंक क्या होता है। ठीक है, आप सभी कमेंट कीजिएगा, नहीं मालूम है तो इंस्टाग्राम पे पूछिएगा। ठीक है, व्यापारिक बैंकों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है?
30 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लाभ कमाना। ठीक है, लाभ कमाना प्यारे बच्चों। और व्यापारिक बैंक, नाम सुनने से लगता है व्यापारिक बैंक, यानी कि जो बिजनेसमैन लोग होते हैं ना, वही उन्हीं लोगों के लिए ये बैंक खास करके होता है। व्यापारिक बैंकों का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। ठीक है, ज्यादा पैसा कमाना। ठीक है, मुद्रा आपूर्ति, मनी सप्लाई का नियम कौन करता है, नियमन कौन करता है? मुद्रा आपूर्ति जिसे हम इंग्लिश में मनी सप्लाई बोलते हैं, उनका नियमन नियमन कौन करता है? तो जाहिर सी बात है 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई करता है। मुद्रा आपूर्ति का नियमन कौन करता है, यानी कि मनी सप्लाई का नियमन कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई। ठीक है, चलिए सॉरी सॉरी, यहाँ पर मैंने बी एक लिख दिया था, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, बताइए प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन शामिल है? हाँ, तो क्या था 32 नंबर में क्वेश्चन? पानी पी रहा था। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन शामिल है, बताइए। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र का मतलब नहीं जानते हो यार? ज्योग्राफिक में मतलब बहुत ही खास है प्यारे बच्चों। प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि करना, पशुपालन, ये सभी कृषि प्राथमिक क्रियाकलाप में आते हैं प्यारे बच्चों, है कि नहीं? इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यार क्या बता रहे हो? प्राथमिक क्षेत्र निम्नलिखित में कौन से शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ए, कृषि यानी कि पशुपालन, कृषि करना, पशुपालन, ये सभी आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, याद रखिएगा। 32 का परफेक्ट आंसर प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, नगद आरोप, क्या लिखा हुआ है? नगद आरक्षित अनुपात, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CRR। ठीक है, इनको शॉर्ट में CRR के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। बताइए नगद आरक्षित अनुपात CRR क्या है? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा प्यारे बच्चों। व्यावसायिक बैंकों की जमा का वह हिस्सा है जो वे आरबीआई के पास रखते हैं। नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR क्या है? बहुत जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, व्यावसायिक बैंकों की जमा का वह हिस्सा है जो आरबीआई के पास रखता है। ठीक है, और व्यावसायिक बैंक क्या होता है? एक दुकान की तरह होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, व्यावसायिक बैंक क्या होता है? एक दुकान की तरह होता है। जैसे मान लो ना, मैंने आपसे को बताया था शुरू में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। 34 नंबर में, किस बिंदु पर अर्थव्यवस्था संतुलन में होती है? किस बिंदु पर अर्थव्यवस्था संतुलन में होती है? बहुत ही खास क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 34 का। फटाफट जवाब दो आप सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? किस बिंदु पर अर्थव्यवस्था संतुलन में होती है? 34 का राइट आंसर क्या होगा? जी, सी होगा प्यारे बच्चों, जहां सामूहिक मांग AD इक्वल टू सामूहिक पूर्ति AS होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 35, भारत में बजट की घोषणा कौन करता है? भारत में बजट की घोषणा कौन करता है? 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वित्त मंत्री करता है प्यारे बच्चों, है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत में बजट की घोषणा कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्री करता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूंजीगत वस्तु यानी कि कैपिटल गॉड का उदाहरण क्या है? पूंजी वस्तु का उदाहरण क्या है बताइए? पूंजीगत वस्तु का उदाहरण क्या है बताइए, कमेंट कीजिए। जी, 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फैक्ट्री में लगी मशीन। ठीक है, पूंजीगत का मतलब क्या हुआ? जैसे आप सभी कहीं पर इन्वेस्ट करोगे प्यारे बच्चों, तभी ना पैसा कमाओगे। ठीक है, बिजनेसमैन में क्या होता है? बिजनेस करोगे तो इन्वेस्ट करोगे, उसके बाद ही पैसा आएगा। ठीक है, चलिए पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है फैक्ट्री में लगी मशीन। ठीक है, फैक्ट्री एक दो टका में थोड़ा आता है फिर बच्चों, करोड़ों टका लगता है उसमें। ठीक है, अवसर लागत का अर्थ क्या होता है? 33 नंबर में प्रश्न है, अवसर लागत का अर्थ क्या होता है? अगले सर्वश्रेष्ठ विकल्प का त्याग। अवसर लागत का अर्थ होता है अगले सर्वश्रेष्ठ विकल्प का त्याग, यानी कि 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अच्छे से देख लो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, आप सभी वीडियो को 2 बार देखना। ठीक है, ये पहली बार देख रहे हो ना, पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को पहले समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते जाना, याद करते जाना। ठीक है, चलिए 38, मुद्रास्फीति के समय क्या होता है? मुद्रास्फीति के समय क्या होता है प्यारे बच्चों? बहुत ही खास क्वेश्चन है। 38 नंबर में जो क्वेश्चन है, बताइए आपसे भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, परफेक्ट आंसर क्या होगा? मुद्रास्फीति के समय क्या होता है? मुद्रास्फीति। ठीक है, मुद्रास्फीति क्या होता है बताइए? जी, 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वस्तुओं की कीमत बढ़ती है प्यारे बच्चों। ठीक है, 38 का जो राइट आंसर है ना, 38 का 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, मुद्रास्फीति के समय क्या होता है? वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा की मांग क्यों होती है? विदेशी मुद्रा की मांग क्यों होती है? विदेश घूमने के लिए भी होती है, विदेशी वस्तुओं खरीदने के लिए भी होती है, यानी कि आयात। ठीक है, कोई भी सामान मंगाए तो आयात हुआ, इधर से कोई चीज भेजे तो निर्यात हुआ। ठीक है, विदेशों में निवेश करने के लिए, यानी कि कोई मान लो कोई पेट्रोल पंप खोलना चाहेगा, उनको उस तरह का डॉलर भी चाहिए ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है भाई तबियत बहुत ज्यादा खराब है। विदेशी मुद्रा की मांग क्यों होती है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लो पढ़ो आप सभी। विदेशी मुद्रा की मांग क्यों होती है बताइए? विदेश घूमने के लिए भी, विदेशी वस्तुओं खरीदने के लिए भी, आयात के लिए भी, यानी कि आयात मतलब क्या हो, समझ गए होंगे ना, विदेशों में निवेश करने के लिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, याद हो गया। 40, अदृश्य मंदे। ठीक है, अदृश्य मंदे किसे कहा जाता है? अदृश्य मंदे। ठीक है, बताइए। इनविजिबल आइटम्स, इनविजिबल अदृश्य यानी कि ना दिखने वाला। इनविजिबल क्या होता है? ना दिखने वाला। आप सभी कार्टून में बहुत जगह देखे होंगे, फिल्म और में। अदृश्य यानी कि इनविजिबल हो गया है। ठीक है, किसे कहा जाता है बताइए? सेवाओं यानी जैसे बैंकिंग, पर्यटन को प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही खास क्वेश्चन है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, जितने बच्चे लाइक नहीं किए हो। ठीक है,
सफल घरेलू उत्पाद जीडीपी और सफल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी के बीच का मुख्य अंतर क्या है, मालूम है? जी, बी होगा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय यानी कि एनएफआईए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 100% राइट आंसर है। फिर से पढ़ लेना आपसे भी, ठीक है। चलिए, साख नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? साख नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? कितने बच्चे बता सकते हो? ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई। आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, इनका 3 नाम है, केंद्रीय बैंक, आरबीआई यानी कि हम शॉर्ट में आरबीआई के नाम से जानते हैं, और इनका पूरा नाम है भारतीय रिजर्व बैंक, है कि नहीं? साख नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो आरबीआई यानी कि केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 है तो निवेश उनका, ठीक है, निवेश गुणांक के का मान क्या होगा? देखो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप सभी को इनसे पहले अभी जस्ट दिखाया था प्यारे बच्चों। ठीक है, इनसे पहले मैं आप सभी को ये क्वेश्चन दिखाया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को यानी कि फार्मूला को आप सभी अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? इनको मैं आप सभी को बताया था, इनको क्या बोलते हैं? ये जो चिन्ह है ना, ये जो चिन्ह है, इनको क्या बोलते हैं? स्लैश, है ना, स्लैश बोलते हैं। बहुत बच्चे को मालूम नहीं होगा। यदि एमपीसी कोई चीज का प्रयोग करोगे तभी ना मालूम होगा। ठीक है, जैसे स्लैश, स्लैश का प्रयोग हमसे भी ज्यादा नहीं करते हैं। ठीक है, यदि एमपीसी लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी में लगाने में करते हैं। यदि एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 है तो निवेश गुणांक के का मान क्या होगा? तो आपसे भी याद रखिएगा 2। ठीक है, बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 2। ठीक है, पढ़ लिए, 2 राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यदि तरलता जाल, ठीक है, तरलता जाल की स्थिति में ब्याज दर कैसी होती है? 44 नंबर में क्वेश्चन क्या है? तरलता जाल की स्थिति में ब्याज दर कैसी होती है? 44 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी न्यूनतम, यानी कि सबसे कम। न्यूनतम मतलब क्या होता है? सबसे कम होता है। ठीक है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तरलता जाल की स्थिति में, ठीक है, तरलता जाल की स्थिति में ब्याज दर की कैसी होती है? तो न्यूनतम यानी कि सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को आज की क्लास में 45 क्वेश्चन ही दिखाऊंगा। ठीक है, मुद्रा का वह कौन सा कार्य है जिसने वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई को दूर किया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, मुद्रा का वह कौन सा कार्य है, मुद्रा का वह कौन सा कार्य है जिसने वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई को दूर किया था? बताइए कौन सा है? बताइए कौन सा कार्य है? मुद्रा का वह कौन सा कार्य है जिसने वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई को दूर किया था? तो 45 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मूल्य का मापन प्यारे बच्चों। ठीक है, मूल्य का मापन। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, या पढ़ लिया आपसे भी, है कि नहीं? चलो हटा देता हूं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, मूल्य का मापन। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, इस क्लास में मैंने आप सभी को इकोनॉमिक्स का ECONOMICS, इस क्लास में मैंने आप सभी को इकोनॉमिक्स का 2 फरवरी 2026 के लिए 45 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करवाया है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सभी वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, एक बार समझने के लिए, दूसरा बार क्वेश्चन को याद करने के लिए। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है प्यारे बच्चों, जितना मैंने बताया है आप सभी उतना याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला वीडियो आप सभी को किस टॉपिक में चाहिए ये भी कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल आप सभी अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब 100% कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक आप सभी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं हम सभी अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।